हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने लास्ट टाइम खत्म किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है। वो कंडीशन चेक करते हैं क्या है। सबसे पहली बात, एल्काइल हैलाइड्स में ये रिएक्शंस होती हैं, मैंने लिखवाया था लास्ट टाइम, चलो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल लेट कर लीजिए। लेटस हमारे पास एग्जाम्पल है सी एंड दिस इज Br और ये मेरे पास है ब्रोमोइथेन। क्या है स्टूडेंट्स? ब्रोमोइथेन है। एक काम करते हैं, Br नीचे कर देता हूँ, हाइड्रोजन इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, देखो ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। समझ गए। इन रिएक्शंस में सबसे पहली बात, बीटा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या होना ज़रूरी है? बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, ये नेसेसरी है। अब बीटा हाइड्रोजन तो हमें मिल गया, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, दैट इज़ ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। अब क्या करिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एल्कोहलिक KOH डालते हैं, लास्ट टाइम SN में आपने क्या क्या किया था, एक्विस KOH डाला था। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH डाल के अगर आप इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं? लेट्स चेक। यहाँ पर होने वाला है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होने वाली है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होने वाला है? सबसे पहली बात, यहाँ पर यहाँ बीटा लिख देता हूँ, ये बीटा है। यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ से Br जाएगा और क्या होगा, और ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, मतलब एल्कीन की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। क्या होने वाला है? यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। तो मतलब क्या प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, चेक करिए। द प्रोडक्ट विल बी CH, दो हाइड्रोजन रह गए, ठीक है। और बीच में आ गया डबल बॉन्ड आपका, और ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लस HBr मिला, यहाँ से H और यहाँ से Br। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बन गया, एल्कीन बन गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इथीन है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें एक्चुअली बताने का मेरा मोटिव आपको ये है कि जब भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं, इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास बीटा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो हमने चेक किया, यहाँ कर जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये नेसेसरी कंडीशन है। अब क्या हुआ, जैसे ही अल्कोहलिक KOH और आपने हीट किया, ठीक है, ये हमारे पास हीट हमने किया इसको, तो बीटा जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से H+ चला गया। जैसे ही ये शिफ्ट होगा, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस, तो बॉन्ड बना लिया उसने HBr। समझिएगा, ये रिएक्शन भी दो तरह से होती है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से होती है ना, S1 SN2, इन अ सिमिलर वे ये रिएक्शन भी दो तरह से होती है। इसको बोलते हैं E1 एंड E2, ठीक है। समझिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं और देता हूँ उसके बाद। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको ये भी कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, ये भी आप इसको कह सकते हैं। अब सब समझिएगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने बोला कितने टाइप्स की होती हैं, मेनली ये 2 टाइप्स की होती हैं, E1 एंड E2। तो वो कंडीशन भी हम चेक करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं ये, और यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है। क्लोरीन नीचे ले लेते हैं, बिकॉज ये यहाँ से अल्फा कार्बन होता है ना, ये मीन्स यहाँ थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब इसको हमने दे दिया। इसका नाम क्या है? दैट इज़ कॉल्ड 1-क्लोरो, इसका अगर नाम करूँगा तो होगा 1-क्लोरो-ब्यूटेन। अब चेक करिए, अगर मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, अल्कोहलिक KOH डाल के इसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिलने वाला है? एलिमिनेशन तो होने वाला है। सबसे पहले ये देखिए कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ पर है, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो तो अल्फा
कार्बन और ये साथ वाला है इसका बीटा कार्बन। अब क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ से होगा क्या, सेम रिएक्शन है, रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म करेंगे। यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, समझ गए, और ये यहाँ से बाहर। तो क्या बना, हमें मिला CH3, मैं लिख देता हूँ CH2 CH3 CH2 एंड देन CH2 नॉट CH2 CH, देन डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देन CH2। तो इसको हम बोलेंगे हमें मिला प्रोपीन। क्या मिला, प्रोपीन, जो कि एक क्या है, एल्कीन है। और प्लस में हमें क्या मिलेगा, प्लस में हमें मिलेगा, यहाँ क्या मिल रहा था HBr, तो यहाँ मिलेगा HCl। ये बात क्लियर हुई होगी। सिंपल सी बात है कि अगर आप एल्कोहलिक QH डाल के उसको हीट कर रहे हैं, किसको, किसी भी एल्केन को, हेलो एल्केन को, है ना, एल्काइल हैलाइड को, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो एल्कीन मिलने वाला है। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। एक्चुअली में ये भी दो तरह से होती हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरह से होती हैं। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं ये बेसिकली कितने टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स की हैं। एक होती है E1, समझ गए, और दूसरी होती है E2, ठीक है, E1 एंड E2। सो मैं इसको लिख देता हूँ E1 एंड E2। तो ये दो तरह से ये रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन और बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, ठीक है। हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल्ड वाइज। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमने क्या किया, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें अल्कोहलिक QH डाला, KOH डाला, और उसके बाद हमने इसको हीट कर दिया। हमें क्या मिला, यहाँ से एल्कीन प्रोडक्ट मिल गया प्लस HBr वहाँ से बाहर चला गया। इन अ सिमिलर वे हमने कोई भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें हमें ये रिएक्शंस मिलने वाली हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन कितने टाइप्स की मेनली होती हैं वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो आइए काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सबसे पहले समझिएगा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। आप एक काम करें, एक एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल है, CH3 है, ठीक है, ये CH है, मान लीजिए यहाँ पर है क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है। समझिएगा पहले, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा किस मेथड से वो होगा। समझिएगा पहले, समझने का तरीका अब क्या है, मैंने आपको अभी बोला था कि जहाँ पर ये क्लोरीन अटैच है, मतलब हेलोजन अटैच है, वो तो अल्फा कार्बन है, उसके साथ वाला कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन है। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। अगर आपको फिगर समझ में आ रहा हो तो देखिए मेरे पास 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, है नहीं है अवेलेबल, 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ये भी और ये भी, और ये वाला तो अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये भी बीटा हो सकता है, 2 बीटा हो गए। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, अगर आप इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालते हो, एग्जाम्पल ले लो अल्कोहलिक KOH, मैं बाद में बताता हूँ, अब इसका फिर क्या करना है ना। तो मान लो सबसे पहले, अब मैं आपको, अगर मैं इसको अल्कोहलिक KOH डाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल पहले करते हैं ना, उसके बाद फिर मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, E1 E2 क्या होता है, वो बात की बात रहेगी। अगर अल्कोहलिक KOH डालता हूँ तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो या तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, मतलब ये बॉन्ड इसका यहाँ शिफ्ट, अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ, इसको नहीं ले रहा अभी, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और क्लोरीन क्या हुआ, वापिस चला गया। ऐसे तो होगा, क्लोरीन इधर से बॉन्ड बना दो, चाहे क्लोरीन चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या बना यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ बना CH3, ये बना CH, ठीक है, और यहाँ पर क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड। तो लगा दूँ मैं यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH, और यहाँ पर CH3। भाई एक प्रोडक्ट तो आपको ये मिला या नहीं मिला, देखो चेक करो दोबारा से। यहाँ से क्या हुआ, इसका नाम पहले लिख लो, 2 क्लोरो ब्यूटेन है, ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो, अगर ब्यूटेन में अगर मैं एलिमिनेशन करा रहा हूँ अल्कोहलिक KOH डाल के, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट मुझे, अगर ये बीटा हाइड्रोजन मैं ये ले रहा हूँ, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से H+ रह गया, और Cl यहाँ से चला जाएगा, तो HCl बन के बाहर हो गया। चलो -HCl वो तो यहाँ लिख लेते हैं। लेकिन एक और बीटा यहाँ पर ऑप्शन है, वो क्या ऑप्शन है, एक और बीटा का ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को चूज़ ना करके, अगर मैं इस हाइड्रोजन को चूज़ ना करके, है ना, इसको चूज़ करता, तो भाई ये भी तो बीटा है ना, कौन सा, ये भी बीटा है,
ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा है, तो यहाँ तो क्लोरीन था ही, और यहाँ पर CH2 रहने देता, मतलब चलो इसको अब चूज़ ना करता, मैं इसको बीटा ले लेता, तो क्या होता, दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता, फिर क्लोरीन वापस चला जाता तो माइनस HCl होता, तो फिर क्या कंपाउंड बनता, फिर प्रोडक्ट बनता CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो जाता, और ये बनता CH और Cl चला गया और डबल बॉन्ड, और फिर बनता आपका CH2 CH3। भाई ये प्रोडक्ट बनता या नहीं बनता, बात समझे। इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगा, ब्यूट-टू-ईन। एक तो एल्कीन बना ये ब्यूट-टू-ईन, और दूसरा एल्कीन क्या बना, ब्यूट-1-ईन। बात समझे, क्या बना, ब्यूट-टू-ईन और ब्यूट-1-ईन, या ब्यूटीन बोल दो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, लेट अस चेक। हम कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले सेट्ज़फ ने बताया था। सेट्ज़फ ने एक रूल दिया, क्या रूल दिया उन्होंने, कि आप मेजर वो उसको मानेंगे जहां पर डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो। क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा हो। जैसे मान लो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास एक एल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन के पास भी एक एल्काइल ग्रुप है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कार्बन के साथ तो एक एल्काइल ग्रुप है, क्या इस कार्बन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्डेड की बात कर रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहा हूं। डबल बॉन्डेड में अगर जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप रहेंगे कार्बन के साथ, वो प्रोडक्ट मेजर होगा, समझे। यहां पर चेक करिए, सेट्ज़फ ने यही रूल दिया कि द मेजर प्रोडक्ट, द प्रेफर्ड in the dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which is having maximum number of alkyl groups bonded to the doubly bonded carbon atoms। जो doubly bonded carbon atoms के साथ अटैच हैं, एल्काइल ग्रुप अगर ज़्यादा हैं, तो क्या होने वाला है, वो मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, समझ गए। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेजर मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, और माइनर मुझे ये दिख रहा है। मैं लिखवाता हूं पहले, अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहां उन्होंने सेट्ज़फ ने एक रूल दिया था, सेट्ज़फ रूल, ठीक है। उन्होंने क्या रूल दिया, अकॉर्डिंग टू सेट्ज़फ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन dehydrohalogenation reactions, in dehydrohalogenation reactions, the preferred product is that alkene, the preferred product, the preferred product is the alkene which have maximum number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom, of alkyl groups attached according to this rule in dehydrohalogenation reactions, the preferred product is that alkene, yeah, the alkene which have maximum number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। क्या, doubly bonded carbon atoms। अब समझो, इस रूल के अकॉर्डिंग ये है, उन्होंने ये बोला कि भाई कोई भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो एल्कीन होगा जिसके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे। तो चेक करिए, यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप है, एक ये है इस डबली बॉन्डेड के साथ, और एक ये वाला है, तो दो एल्काइल ग्रुप हो गए। यहाँ पर कितने ग्रुप हो गए, दो हो गए, है ना, दो एल्काइल ग्रुप हो गए। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह ये दो कार्बन है, इस कार्बन के साथ तो एक एल्काइल ग्रुप है ये, लेकिन इधर इस कार्बन से कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो मेजर यही रहेगा ना, ये माइनर रहेगा क्योंकि इसके पास केवल एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो वो ऑर्डर लिख लीजिए जो उन्होंने ऑर्डर बताया, उन्होंने क्या, अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर लिख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले क्या प्रेफर्ड होगा, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर दो की जगह है, मतलब R2 और R2 लिख दूँ,
सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड तो ये होगा कि भाई इसके पास भी 2 एल्काइल ग्रुप हों और इसके पास भी दोनों कार्बन में 2 एल्काइल ग्रुप हों, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन में अगर एल्काइल ग्रुप हो जाते तो वो और ज़्यादा प्रेफर्ड प्रोडक्ट होता। फिर क्या, अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन अगर कर लें तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा ना, RCH बोल देता हूँ, डबल बॉन्ड Cr2, भाई ऐसा हो सकता है। फिर या तो फिर यहाँ से एक और एल्काइल को कम कर दो फिर थोड़ा। अब दोनों साइड से भी कर सकते हैं, या RCH डबल बॉन्ड CHR, फिर ये भी हो सकता है। इधर से भी ये कम कर दो, बात समझ में आ रही है, इधर से भी ये भी कम कर दो, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर ये भी हो सकता है कि R2C, भाई R2C और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता और यहाँ पर होता CH2, बात समझिए। R2C डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ पर CH2 हो जाता है। देखो यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप, 3 हो गए एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर 4 थे एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर 3 रह गए, यहाँ पर केवल 2 रह गए। अब यहाँ पर 2 रह गए तो वो एक ही कार्बन के साथ है, यहाँ पर अलग अलग कार्बन के साथ था, ठीक है। अब क्या करें, इसके बाद और भी कम हो सकता है क्या, या एक हाइड्रोजन हो जाए, है ना, RCH हो जाए और डबल बॉन्ड CH2 हो जाए। अब इससे कम क्या करोगे, एल्काइल ग्रुप ही खत्म हो गया तो फिर क्या बचा, सबसे कम में फिर तो क्या बचेगा, फिर ये बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या लगता है ये होगा, बात समझे मेरी। मतलब अब चेक कर लो एक बारी, ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और R2 RCHR R2 और ये है ना, ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज़, ये वाला जो है इसको चाहे आप इधर लिख सकते हो, ये R2 एक जगह है ना, एक जगह पे ज़्यादा प्रायोरिटी है, अलग अलग है ना, तो इसको एक जगह पे प्रायोरिटी ज़्यादा दे सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं R2C डबल बॉन्ड CH2, और अब ले देते हैं अलग अलग RCH डबल बॉन्ड CHR। बस समझ गए ना, मतलब 2 हैं लेकिन अगर एक जगह है तो ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देंगे, उससे जिसमें अलग अलग हैं। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों में बराबर हैं, लेकिन अगर एक कार्बन पे है तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी अलग अलग कार्बन से, और यहाँ पर केवल एक R ग्रुप रह गया, यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। तो सिटजेफ ने ये रूल हमें दिया था, ठीक है। तो अब एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर E1 E2 के बारे में मैकेनिज्म बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको मैं ना E1 E2 का एग्जाम्पल परफेक्ट तरीके से एक एग्जाम्पल देने के बाद समझाने वाला हूँ, ठीक है। परफेक्ट एग्जाम्पल क्या, E1 E2 का, जैसे मान लो सबसे पहले आपको, अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ जी E1 है, ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख दूँ जी E2 है, कंपाउंड में सेम ले लूँ, मतलब 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो मान लो, है ना। अगर मैं उसको ऐसे लिखूँ तो आप समझ लेंगे उसको क्या, ऑब्वियसली CH3 है, CH2 है, CH3 और ये 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन है CH, है ना। किसी भी वे में समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, तो ऐसे समझना थोड़ा सा आसान है मेरे हिसाब से, तो आप इसी वे में समझ लो, है ना। तो देखो अगर मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो समझना, आइडिया लगाना इसको, या फिर जैसा भी आपका मन चाहे वैसा, मतलब बोरिंग सा लगता है, अगर इस तरह से थोड़ा सा बेटर लगता है। देखो ये CH3 है, यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन लगा दूंगा, तो 2 पे क्लोरो, ये CH2 ये CH3, तो इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, समझिएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं यहाँ पर, क्या, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब आपको मैं बताता हूँ E1 E2 का मतलब क्या है। E1 है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, मतलब एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करेगा, यूनिमॉलिक्यूलर, रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड है, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर भी 1 जो पता चल रहा है वो लिखवाता रह रहा हूँ मैं साथ में, ऑर्डर भी 1 और मॉलिक्यूलैरिटी भी 1, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूलर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में काम कर रहा है, और दूसरा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इस वाले में चेक करिए, यूनिम बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, तो मैं आपको बोलूं इसका ऑर्डर भी 2 है, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है। बात समझ गए, ये चीज़ तो सिंपल बातें हैं जो हमने SN1 SN2 से सीखी हैं। अब यहाँ पर E1 में कार्बोकेटाइन की 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है लेट्स चेक, लेकिन कंडीशन अलग अलग देनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हो ना इससे करना, और अगर चाह रहे हो आप E1 से करना, तो आपको यहाँ पर अल्कोहल डाल के देना पड़ेगा, साथ में करनी पड़ेगी हीट। अगर आप चाह रहे हो वही कंपाउंड E2 से करें, तो आप अल्कोहलिक KOH डालिए इसके अंदर और थोड़ा सा कर दीजिए इसको हीट,
बात समझे, दोनों सेम कंपाउंड है, अलग अलग तरीके से रिएक्शंस करवा रहा हूं दोनों की, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक्चुअली ये नीट और जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके सीबीएसई में तो सिंपल दे रखा है। अब देखो सबसे पहले अगर मैंने क्या डाला यहां पर इथेनॉल प्लस हीट किया, तो यहां कार्बोकेटाइन की अगर फॉर्मेशन होगी तो डियर स्टूडेंट्स कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन बनेगा आपका ये वाला, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। टू स्टेप रिएक्शन अगर होगी तो कार्बोकेटाइन बन गए, क्या ये कार्बोकेटाइन, क्लोरीन चला गया, अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ गए। यहां पर ये फॉर्मेशन हो गई कार्बोकेटाइन की, किसकी हो गई, कार्बोकेटाइन, तो इसको मैं लिख देता हूं कार्बोकेटाइन, ठीक है। आपको ये चीजें ये समझ में आ रहा है, यहां पर CH3CH2 करके कर दूं, क्लियर हो रहा है ऐसे, कार्बोकेटाइन बन गया, पहले एक बार समझ लो इससे फिर देख लेंगे। कार्बोकेटाइन जब बन गया तो टू स्टेप रिएक्शन है, पहला वाला जो स्टेप है मैं लिख देता हूं, पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन किसकी हुई, ऑफ कार्बोकेटाइन की हुई, कार्बोकेटाइन की। अब मुझे बताओ जब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो अभी कमजोर कमजोर से कमजोर बेस आके इसके ऊपर अटैक कर सकता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही था, मेन रिएक्शन यही थी। तो वो केवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसके ऊपर डिपेंड था, वो केवल एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड था जिसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन, जिसका नाम क्या है, मैं यहां लिख देता हूं बीच में क्योंकि दोनों के लिए आ जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन इसका नाम था। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो है, लेकिन अभी वीक से वीक बेस, मतलब इसके अंदर मैं डिफरेंस बता रहा हूं, इसके अंदर वीक बेस काम कर जाएगा, कोई भी वीक बेस डाल दो, जैसा मर्जी बेस से कोई मतलब नहीं, वो वीक हो स्ट्रॉन्ग तो डालोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वीक बेस भी डाल दोगे तो भी काम यहां पर चल गया। तो यहां पर क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई SN1 की तरह, तो वीक बेस डाला और थोड़ा सा गर्म कर दिया, हीट कर दिया, काम हो गया, वीक बेस आके सीधा अटैच हो गया यहाँ पर। तो वीक बेस कौन सा लूँ मैं, मान लो कोई भी बेस ले लो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, मैंने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है ये, ठीक है, मैं NU बोल रहा हूँ, उसने क्या किया यहाँ पर अटैक कर दिया इस पोजीशन पे, तो क्या बना, तो बना ये न्यूक्लियोफाइल लगा दिया मैंने इस जगह, मतलब ये वीक बेस है, ठीक है, वो बेस यहाँ पर आके अटैच हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो अब एक आइडिया लगाइए थोड़ा सा, क्या आइडिया लगा आपको इससे, आपको ये लगा कि E1 में सर ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक और चीज इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ऐसे लिखवा रहा हूँ, डिफरेंस बाद में लिखवाऊंगा मैं, वीक बेस प्लस हीट तो यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो रेट है, इसका जो रेट है किस पे डिपेंड है, अभी मैंने बताया RX के ऊपर ही डिपेंड है, केवल एक सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड है, OH पे तो डिपेंड नहीं है, या फिर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो छोटा छोटा काम कर जाएगा, ठीक है। ये हुई बात इसकी, थोड़ा और अगर कोई डिफरेंस देखेंगे अभी मिलेगा। अब करते हैं बात E2 की, ये बाईमॉलिक्यूलर है, तो यहाँ पर ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन था, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, और जो समझ में आ रहा है लिखते रहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है ये वाला, और ये क्या है, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, तो ये है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अब देखो इसमें क्या है, ऑर्डर टू मॉलिक्यूलरिटी टू रेट दोनों पे डिपेंड करेगी, किसके ऊपर, कि भाई यहां से बीटा हाइड्रोजन कहाँ है, बीटा हाइड्रोजन, सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन ढूंढो, ये अल्फा कार्बन है, तो यहां पर दो बीटा हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं, दो बीटा हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट मिलने वाले हैं 2, क्या यहां भी ऐसे था, यहां पर भी ऐसे था, चेक करो, कार्बोकेटाइन ये है, तो यहां पर क्या रीअरेंजमेंट हो सकती थी, रीअरेंजमेंट का मतलब है कि यहां पर कार्बोकेटाइन कौन सा है आपका, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, क्या ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, अगर नहीं बन सकता, आई थिंक इसमें नहीं हो सकता रीअरेंजमेंट, इस पर पॉसिबिलिटी नहीं है, वो अलग एग्जांपल दूंगा आपको मैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहली बात, यहाँ अल्फा है तो यहाँ बीटा के 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक बारी में होने वाली है, मतलब अगर इसका हाइड्रोजन यहाँ पर मान लो मैं एक हाइड्रोजन लगा रहा हूँ जानबूझ के आपके लिए, और इसका भी एक हाइड्रोजन ऐसे लगा रहा हूँ, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहले से इसका मान लो ये तो जाएगा, तो मान लो सबसे पहले इससे जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वो ये बना, क्या ये नहीं बना, इसका नाम
प्लस इसका नाम है ब्यूटीन, 1 2 3 4 ना, ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा होता यहाँ हाइड्रोजन नहीं, इस बीटा ये वाला नहीं, इस बारी बीटा ये वाला यूज हो जाता, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, वो बात तो वही रहती। अब देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनता आपका। प्रोडक्ट बनता आपका ये बना, बात समझे हो, ये क्या बना, ब्यूट 2 इन। लेकिन एक चीज और समझो यहाँ से, यहाँ पर ब्यूट 2 इन तो बना, ये ब्यूट 1 इन बना, प्रेफर्ड कौन सा है, प्रेफर्ड की बात करते हैं। चलो उस कार्बन पे चलो जहां पर बॉन्ड बने हुए हैं। सेटजफ ने कहा था, सेटजफ ने कहा कि भाई ये जो कार्बन है जहां पर डबल बॉन्डेड है, तो इसकी बात करता हूं, इन दोनों कार्बन की, इसके साथ CH3 ग्रुप है, इसके साथ भी एक CH3 ग्रुप है, मतलब एक तो हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 ये CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है। इसके पास देखो, इसके पास इधर इस वाले कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, दोनों हाइड्रोजन ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। इस वाले के पास एक एल्काइल ग्रुप है, तो प्रेफर्ड यही हुआ ना, 2 एल्काइल ग्रुप वाला। तो ये जो है प्रेफर्ड है, किसने बोला था, सेटजफ रूल ने, सेटजफ रूल से बताया मैंने ये, ठीक है, सेटजफ प्रोडक्ट है ये। लेकिन ये जो बचा हुआ है, जो सेटजफ प्रोडक्ट नहीं है, उसको आप बोलोगे हॉफमैन प्रोडक्ट है। क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट है ये है, हॉफमैन ने बताया था। तो हॉफमैन प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, जो सेटजफ के बाद कम वाला, जिसकी प्रायोरिटी कम है। तो ये अबाउट 80% बनेगा, कितना बनेगा, 80% बनेगा, और ये कितना बनेगा, अबाउट 20% बनेगा। बात समझे। यहां से एक चीज क्लियर करना कि ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर ये और ये हो गया, ठीक है, बात क्लियर हुई। यहां पर एक चीज बड़ी अच्छी है, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है यहां पर। चलो अच्छा एग्जांपल मिला हमें, एग्जांपल को आगे चलाता हूं थोड़ा सा। ये टोटल प्रोडक्ट का 80% है ना। एक काम करता हूं, मैं इसको लिख के दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, इस वाले को अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो क्या ये नहीं है, 2 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, एक इस कार्बन पे है, समझिएगा, और एक इस कार्बन पे है। तो क्या मैं इसको 2 अलग तरीके से लिख सकता हूं, एक तरीका तो ट्रांस, एक तरीका सिस। ये वाला जो प्रोडक्ट है जो 80% बना, यहां मिथाइल ग्रुप इधर भी है, इधर भी है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप अपोजिट भी तो हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। प्लस इसी को मैं लिख सकता हूं प्लस, क्या ये ऐसे भी हो सकता था भाई, 2 तरीके ना लिखने के, इसके 2 तरीके पड़े हैं क्या, ये दोनों एक साइड भी हो सकते थे, मतलब ये सिस भी हो सकता था, ये CH3 और यहां पर भी CH3 और यहां हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। अब देखो ये कौन सा आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है, ठीक है, ये ट्रांस और ये सिस आइसोमर। तो 80% में अगर मैं 80% को भी तोड़ दूं, अब ये प्रोडक्ट एक्चुअल में ये प्लस ये मिला, क्योंकि इसके भी 2 पार्ट हो गए, क्योंकि ये क्या है, आइसोमर 2 बन गए इसके, सिस और ट्रांस। टोटल इनका 80% है इस पूरे में। तो 80 में से, क्योंकि यहां देखो, यहां पर क्या है, यहां पर कम है, क्या स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, ट्रांस वाले में दूर दूर है मिथाइल ग्रुप, आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं करेंगे, ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। ट्रांस वाला उसमें से 70% होगा, समझ गए। और जो सिस वाला है यहां पर, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा दिख रही है आपको, तो वो केवल 10% होगा। उस 80 को भी अगर मैं तोड़ दूं तो उसमें से केवल 10% हमें सिस मिलेगा, क्योंकि स्टीयरिंग हिंड्रेंस ज्यादा है, अनस्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है ट्रांस वाला, तो ये उसमें से 70% मिलेगा। तो अभी अगर मैं पूरी बात करूं तो इसके 3 प्रोडक्ट मुझे साफ साफ मिले, 1 2 और 1 3, समझ गए, जिसमें 70% ये, 10% ये और 20% ये, मैं 20% ये, टोटल 100% हो गया। बात समझे, ये चीज क्लैरिटी है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या था कि ये चीज तो हमें चलो क्लियर हुई कि यहां से ये क्या मिला, एलिमिनेशन तो हुआ ही नहीं है, ये एलिमिनेशन तो हुआ ही। अब ये हमारा जो बेस है वो मैं ले सकता हूँ C2H5OH, है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ ना C2H5OH। अब इसका यूज़ आ गया, तो यहाँ पर C2H5, यहाँ लिख देते हैं C2H5 और ये O और ये H और यहाँ पर ये। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, काम खत्म, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करता, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनता, फिर दोबारा से हॉफमैन वाला बनता माइनर, तो माइनर लिख ही नहीं रहा यहाँ पर। ये वाला हाइड्रोजन गया तो क्या बचा, अब आपके पास एल्कीन आ गया।
और ये एल्कीन है ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन जो कि मेजर प्रोडक्ट है। अगेन ये भी तो हो सकता था ऐसे, है ना, बट ये वाला हाइड्रोजन मैंने वो किया, ठीक है, एलिमिनेट। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ साफ, प्रोडक्ट। तो एक बार दोबारा समझ लो हल्का सा इसको, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, अभी लिखवा दूंगा ना अलग से। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी 1 और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, वहाँ रेट नहीं लिखा तो रेट लिखो पहले। क्या दोनों पे डिपेंड करेगा रेट, के आर एक्स पर भी करेगा और किसके ऊपर करेगा, और ओ एच पे भी करेगा, ठीक है, दोनों पे ये रेट डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और रेट हो गया, यहाँ पर रेट केवल इस पर डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन हो रही है, वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं हो रही, नो कार्बोकेटाइन, नो कार्बोकेटाइन। ये क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, लिखा मैंने यहाँ, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये भी लिख लो। अब यहाँ पर 2 स्टेप रिएक्शन है तो यहाँ लिख देता हूँ 2 स्टेप, फिर तो करेंगे अभी। 2 स्टेप रिएक्शन है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक बारी में हो जाएगी। ये 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन। तो ये 2 3 4 5 और 6 डिफरेंस तो ये मिल गए, ठीक है। पता करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंस हमें ये मिल गए, 7 मिल गए, जबकि फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन भी हो गया, है ना, नो फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन वहाँ पर है। और इसमें क्या हो सकता है, और एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से, एक बार इसके मैं डिफरेंस लिखवा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी करेंगे E1 और E2 का डिफरेंस। ये डिफरेंस है लास्ट हमारा। E1 है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल इसके अंदर पार्टिसिपेट है। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब 2 मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। मतलब रेट डिपेंड कर रही है केवल एक मॉलिक्यूल के ऊपर, RX के ऊपर। यहाँ रेट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, RX और OH दोनों के ऊपर। 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है E2, ठीक है। और ये वीक बेस प्लस हीट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ ऑर्डर इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है, बिकॉज सिंगल उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, सिंगल RX पे केवल कर रही है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1 और ऑर्डर भी 1। इसका ऑर्डर 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, दोनों पे डिपेंड कर रही है रेट, ठीक है, RX पे और OH के ऊपर। यहाँ पर अगर आप ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, C2H5OH, और यहाँ ये लिखा हो तो हमेशा इससे जाना है E1 से, फिर आपको E1 फॉलो करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर रिएक्शन के ऊपर ये लिखा है इनमें से कुछ भी, तो फिर आपको E2 फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। और एक और चीज़, जितना कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और वो होता है प्राइमरी से। इसका मतलब अगर एल्काइल हैलाइड में लूँ, किस केस में, इस वाले में, ई वाले एलिमिनेशन में अगर एल्काइल हैलाइड लूँ तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन से भी आप बता सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर भी यही है, टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ठीक है। मतलब जितना अगर टर्शरी हैलाइड लेंगे तो उसका कार्बोकेटाइन भी टर्शरी तो बनेगा, और टर्शरी प्रोडक्ट ही ज़्यादा वो है। यहाँ पर भी सेम यही है रूल। फिर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर सेकेंडरी है तो मैंने एग्जांपल दूंगा कभी जिसमें रीअरेंजमेंट होगी, तो रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ से बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये सारे थे हमारे क्या डिफरेंसेस E1 और E2 में। और आज की क्लास करते हैं ओवर, और हमारा अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कंपीट करती हैं, दूसरी को कैसे कंपीट करती हैं दोनों रिएक्शंस, उसके बारे में स्टडी नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।